नमस्कार, मैं संदीप यादव। द पब्लिक इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश में भड़के दंगे के बारे में, जिसके ऊपर विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि ये एक तरह की इसका षड्यंत्र है, जो सत्ता पक्ष ने रचा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस बात को कहा है कि एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है, जो सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही है और जानबूझ के उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका जा रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हों या फिर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इतने संवेदनशील मामले में बिना दोनों पक्षों के सुने प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ काम किया है, उसमें किसी भी प्रक्रिया और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। सत्ता में बैठकर लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार को जल्दबाजी भरा जो उसने रवैया अपनाया है, वो बहुत ही खेदपूर्ण है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि अ, जानबूझ के ये मामला किया गया है ताकि जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में वोटों की धांधली की गई है, उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जो महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से लोकतंत्र का हरण हुआ है, उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और इसके लिए चुना गया संभल को और संभल की उस शाही जामा मस्जिद को, जहां कहा जा रहा है कि 1529 में बाबर ने एक मंदिर का ध्वंस करके उस मस्जिद का निर्माण कराया था। हालांकि मस्जिद के जो वकील हैं, जो उसके पक्षकार हैं, वो कहते हैं कि ये मुगल काल की बनाई हुई मस्जिद नहीं है, ये तुगलक काल में बनाई गई थी। और उनके अपने तर्क हैं और वो अपने तर्कों से बात कर रहे हैं। जो जिस वकील ने इस मामले में अपनी याचिका दायर की है, उनका नाम विष्णु शंकर जैन है। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पहले मंदिर था और उसको ध्वंस करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया। और उसी मामले में वो कोर्ट गए, कोर्ट ने उनको मस्जिद के सर्वे की बात कही, निर्णय दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जो वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो लागू था। लेकिन 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के नेतृत्व में डबल बेंच में उसकी सुनवाई हुई। और हालांकि उसमें जजमेंट तो नहीं आया है, लेकिन उसमें जो ये वर्शिप एक्ट है, उसको डाइल्यूट करने का मामला लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसकी वजह से जो वर्शिप एक्ट है, उसमें यही है कि भारत की आजादी के बाद कोई भी मंदिर और मस्जिद के जो भी मामले हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी कोर्ट में। लेकिन उसमें बाबरी मस्जिद का जो मामला था, वो एक अपवाद था। लेकिन इस मामले में सुनवाई लोकल कोर्ट पे हुई है और वहां से ये जजमेंट आया कि उस मस्जिद में पहले सर्वे किया जाए और उसके बाद फिर 29 नवंबर को उसकी फाइनल सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्षों के तर्कों को सुना जाएगा। लेकिन उससे पहले ही 24 नवंबर को जब सुबह प्रशासन वहां सर्वे के लिए गया, तो प्रशासन का कहना है कि वहां से जब वो सर्वे करके निकल रहे थे या उससे वहां पहुंचे ही थे, तभी वहां एक दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थर और इस तरह से हमले किए गए। और दूसरे पक्ष का कहना है कि पुलिस की तरफ से गोलियां चली। कई तरह की वीडियो वायरल है जिसमें पुलिस के अधिकारी गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरह की भी वीडियो वायरल है जहां लोग भी पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं। हालांकि 4 लोगों की जान गई है। कल तक 3 लोगों की के जान जाने की बात की गई थी, लेकिन आज सुबह तक उसको 4 मैंने एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से जख्मी थे, वो भी उनकी भी जान चली गई है। तो अब पूरा मसला ये है कि पूरी तरह से वहां दंगा भड़क चुका है और प्रशासन एक तरह से पूरी तरह से असफल है इस दंगे को रोकने में। विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जानबूझ के करवाया जा रहा है ताकि हिंदू मुसलमान का जो मामला है वो बढ़े और इससे उनको फायदा हो चुनाव में। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के। और उससे पहले ऐसा बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अ, नरेंद्र मोदी और योगी में एक प्रतिस्पर्धा से चल पड़ी है कि कौन बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है और कौन ज्यादा अपने को हिंदू नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर पाता है। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी उत्तर प्रदेश में, उससे काफी हद तक
आदित्यनाथ योगी की जो सरकार थी और उनकी जो राजनीति थी वो प्रभावित हुई थी। इस हिसाब से अब उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले उठा के उसको करके लग रहा है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन थोड़ा मजबूत कर पाएंगे। हालांकि मैं बताता चलूं दर्शकों को कि इस सब सारी सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत 1990 के दौरान बाबरी मस्जिद के मामले से होती है। और जो अभी की भारतीय जनता पार्टी है उससे पहले वो 2 सीटों पर ही लोकसभा में जीत पाई थी। लेकिन बाबरी मस्जिद की जो सांप्रदायिक राजनीति की भारत में शुरुआत हुई, उसी दौरान मंडल लगा था और ऐसा कहा जाता है कि मंडल की पॉलिटिक्स के खिलाफ कमंडल की राजनीति को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने हवा दी। उनके साथ आरएसएस था, उनके साथ विश्व हिंदू परिषद और इस तरह के जितने भी सांस्कृतिक संगठन थे, जो आरएसएस के साथ मिलके काम करते हैं, जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उन सभी ने मिलके एक नैरेटिव खड़ा किया जिससे जो भारत के वंचित है, खास करके जो पिछड़ा तबका था, जो सरकारी नौकरियों में जिसका रिप्रेजेंटेशन कम था। मैं दर्शकों को बताता चलूं कि 1990 में ओबीसी रिजर्वेशन या मंडल कमीशन लागू होने से पहले ओबीसी का नौकरियों में जो रिप्रेजेंटेशन था केवल 5% था। और उसके लगने से कहीं न कहीं भारत के प्रभुत्वशाली वर्ग को या फिर जो समाज को माने एक तरह से कंट्रोल करता है, उसको लगा कि हमारा जो वर्चस्व है वो कमजोर पड़ जाएगा। इसके लिए उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति के खिलाफ एक धर्म की राजनीति को चुना और उनको मालूम था कि उत्तर भारत में लोग सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से उतने मजबूत नहीं है। मतलब शैक्षणिक रूप से उतने मजबूत नहीं है, जो इन सब सारी चीजों को समझ पाए और इनके धर्म के चक्कर में फंस के वो कम से कम हमारे इस नैरेटिव में फंस के और इस सामाजिक न्याय की राजनीति से दूर जाएंगे और तब मैंने उससे हमारा वर्चस्व जो है बना रहेगा। तो ये वर्चस्व की राजनीति की शुरुआत 90 के दौरान होती है और उससे भारतीय जनता पार्टी कई क्षेत्रों में, कई एरियाज में अपने को मजबूत ढंग से स्थापित कर पाता है। आप उदाहरण के स्वरूप देख लीजिए, गुजरात में जो 1995 तक गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, चिमन भाई पटेल जो कि कांग्रेस से जनता दल में जा चुके थे, फिर कांग्रेस में आए। वो 94 तक मुख्यमंत्री थे, फिर 1 साल के लिए एक दूसरे व्यक्ति बने मुख्यमंत्री। लेकिन 95 में गुजरात में इसी हिंदुत्व की राजनीति और मंदिर और धर्म की राजनीति से बीजेपी सत्ता में आई, जो आज तक वहां पर उसकी सरकार चल रही है, करीब करीब 30 साल होने को। और महाराष्ट्र में अपनी जगह बना पाई बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बना पाई, बिहार में बना पाई और धीरे धीरे वो पूरे भारत में अपने को फैलाने में सफल रही। और आज रिजल्ट ये है कि 2014 में वो केंद्र की सत्ता में काबिज हुई गठबंधन के द्वारा और बीच में पूर्ण बहुमत से हुई, फिर इस बार अपने गठबंधन से सत्ता में तीसरी बार। तो कुल मिला के ये जो धर्म की राजनीति है उसने उनको खूब जम के एक तरह का रिटर्न दिया है, खूब फायदा दिया है। लेकिन क्या ये धर्म की राजनीति भारत को क्या वास्तव में क्या ये हमेशा चल सकती है? इस तरह से भारत क्या एक अफ्रीका के देश की तरह नहीं हो जाएगा? क्योंकि आर्थिक स्थिति लगातार देश की खराब होती जा रही है, सामाजिक स्थिति भी खराब होती जा रही है, सांस्कृतिक जैसा जिस तरह का लोग सोचते हैं वैसी ही संस्कृति बनती है। तो अब ये चुनौतियां हैं कि भारत क्या अब रवांडा और युगांडा की तरह होता जा रहा है। मीडिया पर पहले ही आरोप लगता रहा है कि अभी का जो भारत में का मीडिया है वो गोदी मीडिया है। उसे लोग रेडियो रवांडा कहते हैं, उसे लोग रेडियो जेनोसाइड कहते हैं, मीडिया जेनोसाइड कहते हैं। तो क्या इन सत्ता के संरचनाओं से डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स माने जाते हैं। कहा जाता है कि जुडिशरी, कार्यपालिका मतलब ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेटिव माने विधायिका, ये 3 पिलर तो हैं ही ऑफिशियली। चौथा पिलर इनफॉर्मल रूप से कहा जाता है मीडिया को। तो मीडिया भी कितनी अपनी भूमिका को अदा कर पा रहा है या अदा कर रहा है, क्योंकि जहां ये अपने नैरेटिव को लेकर पहुंचते हैं वो उनका नैरेटिव समाज में तुरंत फैल जाता है और काम करने लगता है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब ब्रॉडकास्ट मीडिया। डिजिटल मीडिया ने कुछ स्पेस दिया है विपक्ष के लोगों को, क्योंकि ये सस्ती है और आसानी से लोग अपनी इस पे बात रख सकते हैं। लेकिन इसका ये जो रीच है उस लेवल का नहीं है जितना प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। तो कुल मिला के ये सब वो कमियां हैं जिसकी वजह से डिजिटल मीडिया या सच की जो बात है वो पूरी तरह लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और इसी मसले पर जो मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है, लोग अब मजाक में कह रहे हैं कि ऐसे तो हर मस्जिद को अगर नीचे खोदा जाए तो कुछ ना कुछ मिल सकते हैं, ना मिले तो
मंदिर की कहानी बनाई जा सकती है। ऐसे तो 40,000 मंदिर हैं मस्जिद हैं इस देश में। तो क्या यही अब राजनीति बाकी रह गई है इस देश में? बहरहाल जो भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल में 4 लोगों की जान गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान हुआ है। जिले में इंटरनेट बाधित है। आज स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और स्थिति इतनी जल्दी सामान्य होने वाली दिखती भी नहीं है और इसका पूरे भारत में असर दिख रहा है, इसके पूरा उत्तर प्रदेश में असर दिख रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जैसे जो ये हो रहा है उसके पीछे ये जो कारण है विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के लोगों ने कराया है और जो सज्जन हैं, जो कोर्ट गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वही उन्होंने ही पिटीशन डाला था जो ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर का मामला है बनारस का, उन्होंने ही वहाँ भी याचिका डाल रखी है। तो क्या ये एक पोलराइजेशन का तरीका बन चुका है? क्या ये एक ऐसा तरीका बन चुका है जिससे प्रदेश के जो असली मुद्दे हैं उनको भटका दिया जाए, लोगों को एक तरफ कर दिया जाए और उनको इन सब में व्यस्त रखा जाए और अपनी राजनैतिक रोटियां सेकी जाए? ये सब वो सवाल हैं जिसके जवाब जनता पूछ रही है। अ, अब जैसा हम जानते हैं कि भारत की आज़ादी से ही सांप्रदायिक दंगों का एक इतिहास रहा है। भारत की आज़ादी के बाद ही तुरंत दंगे हुए, फिर उसके बाद अहमदाबाद का दंगा हुआ, फिर उसके बाद अ, हमने देखा कि लगातार होते रहे, रांची में हुआ, भागलपुर में हुआ, फिर उसके बाद म हमने देखा गोधरा का कांड हुआ, फिर उसके बाद मुज़फ्फरनगर का सांप्रदायिक दंगा हुआ, फिर पिछले कुछ साल पीछे दिल्ली में हुआ। तो ये जो दंगे हैं, वो पीस को बाधित करते हैं और किसी भी समाज में पीस नहीं होने से प्रगति बाधित होती है। तो कुल मिला के क्या जो राज्य सरकार है उसकी प्रायोरिटी में कॉन्फ्लिक्ट है या पीस है? ये उसको तय करना होगा, क्योंकि बिना पीस के कोई प्रोग्रेस हो नहीं सकती। अम, अ, हालाँकि जो शाही जामा मस्जिद है उसमें जो हिंसा हुई है, वहाँ के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्क ने, वो उस समय बैंगलोर में थे, वो आए और उन्होंने कहा है कि इस तरह की हिंसा को कोई जगह नहीं दी जाएगी यहाँ संभल में। लेकिन अब मामला जो है वो काफ़ी दूसरा टर्न लेता जा रहा है और हाथ से निकलता हुआ दिखता है। अ और लगातार वहाँ तनाव की स्थिति है। मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि 11 बजे सर्वे खत्म करके जब टीम निकली तो 3 तरफ से समूह ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया ताकि सर्वे टीम को सुरक्षित निकाला जा सके। रविवार की घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने कहा है कि थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर सर्वे कराया जा रहा था। शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा था और गलियों से लोग निकल कर आए और लगातार पथराव करने लगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वहाँ पर 144 धारा लागू है। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने दावा किया कि संभल की जो शाही मस्जिद है, वो पहले हरिहर मंदिर थी और कोर्ट ने 19 नवंबर को कहा था कि 7 दिन के भीतर इसमें सर्वे कराया जाए और रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर बनाया था। जब वो गए वहाँ सर्वे करने तो वहाँ भीड़ जमा होने लगी और जो बातें कही जा रही है कि विष्णु शंकर जैन जो अधिवक्ता हैं और याचिकाकर्ता भी हैं अ, वो भी शायद वहाँ मौजूद थे और सर्वे का काम पूरा उन्होंने कहा कि मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है और फोटोग्राफी हो चुकी है, वीडियोग्राफी हो चुकी है और 29 नवंबर पर इस पर जजमेंट या इस पे जो भी कोर्ट का निर्णय है वो आएगा। संभल की ऐतिहासिक ये जो जामा मस्जिद है किस काल में बनी है इसका लेके विवाद है, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा है कि मुगल शासक बाबर के आदेश पर इस मंदिर के स्थान पर जो मस्जिद बनाया गया था। तारीख संभल किताब लिखने वाला मौलाना मोईद कहते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत कराई थी, इस मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था। 1526 में संभल का दौरा किया था बाबर ने, उसने निर्माण नहीं कराया था। मौलाना मोईद के हिसाब से बहुत संभव है कि इस मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में हुआ हो, क्योंकि इसकी जो निर्माण शैली है वो मुगल शैली से मेल नहीं खाती है और बहुत सारे संगठन इसके मंदिर होने का दावा करते हैं जो हिंदू संगठन है और इस शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मस्जिद के पास में पूजा भी करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती जी ने इस घटना के लिए योगी आदित्यनाथ प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी संभल में हो रहा है वो अति निंदनीय है। ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांति से किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से
ये शांतिपूर्वक नहीं हुआ और इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो एक काम आसानी से हो सकता था, शांतिपूर्वक हो सकता था, उसको इस तरह से किया गया है कि वहाँ 4 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग अ, डरे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में पूरा तनाव का माहौल है। तो अब देखना है कि प्रशासन इसको कैसे टैकल करता है, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और उस आरोप के उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई जवाब फिलहाल दिख नहीं रहे हैं और अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो यह जो मामला है और भी आगे बढ़ सकता है और इससे नुकसान भारत में उत्तर प्रदेश की जनता का होगा और इससे बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत इस पर रोक लगानी चाहिए। हालाँकि 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और प्रशासन कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी और जो वीडियोग्राफ़ी की गई है उससे उसकी मदद से हम लोगों को पहचान के गिरफ्तार कर रहे हैं और करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, एनएसए भी लगाएँगे। अब देखते हैं क्या होता है लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश इस सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।